उससे पहले हम देखेंगे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? आप में से किसी ने मुझे पता नहीं बताया था, मुझे याद पड़ रहा है कि उसने कहा था कि सर हमने एक फ़ाइल के अंदर सारे जो है ना रीयूजेबल फंक्शन रखे थे, जिसको हम यूटिल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें बनाया सर फंक्शंस। अच्छा भाई, कैसे फंक्शंस बनाया आपने? अच्छा, जैसे आपने बना दिए भाई कॉन्स्ट ऐड, सही है। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब ये ऐड का फंक्शन आपने बनाया है कहाँ पे? यूटिल्स की एक फ़ाइल है। ठीक है, यूटिल्स की फ़ाइल के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस अंदर आपने नहीं बनाया, ऐसा ही है ना? और आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो किसी ने इसको यूज़ किया होगा कुछ इस तरह करके, ऐड और ऐसे करके यूज़ कर लिया होगा, है ना? किसी ने तो किया होगा ना। हुसैन ने किया था, आपने किया था, हसन? ये आपका इशू था ना, आपने सवाल किया था ना मुझसे। नहीं, सवाल आपका ही था ना ये। अब इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेट के फंक्शन बनाए थे, जो कि डेट की फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहे थे। या हमने एक और फंक्शन बनाया था, याद करो कौन सा बनाया था हम लोगों ने? कैपिटलाइज के नाम से बनाया था। ठीक है, तो अब ये फंक्शन मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक और चीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुझसे बोलो जल्दी। मुझे पता है काफ़ी दिनों बाद आपकी जो है ना क्लास हो रही है, थोड़ा सा एक्टिव चाहिए। नहीं नहीं नहीं, टफ़ क्या है? आपको तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, अब क्या टफ़ करना है? अब तो मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, सही है। जावा स्क्रिप्ट आपकी ऑलमोस्ट सारी ख़त्म ही तो हो गई है। अब तो सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि नए वर्जन्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, काफ़ी हद तक तो वो भी हमने देख ली होगी। तो अब तो कोई टफ़ वाली चीज़ है नहीं मेरे हिसाब से। प्रोमिस था, वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक कॉन्सेप्ट अभी हम बताएंगे, कॉल स्टैक इवेंट लूप का, जो मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा, सही है। तो उसके लिए चाहिए हमें थोड़ा से बच्चे भी ज़्यादा चाहिए, जो कि मुझे लगता है संडे को ही आएंगे। आज उन्होंने बोला कि यार चलो छुट्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। सर तो फारिग आदमी आते रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? मॉड्यूल्स। अब ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है? यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। सबको समझ में आ रही है बात? सबको आ रही है? यस या नो में जवाब दो। इस तरफ वाले जो है ना सारे, ज़रा जो सीट्स खाली हैं ना, ज़रा वो इस तरफ आ जाएं। लास्ट में कौन बैठा हुआ है? हमारी क्लास के ग्लासेस वाले कौन है वो? हमारी क्लास के? इस तरफ आ जाए ज़रा आप। मैं लैन स्कूल पे आप लोग की जो है ना शेयर कर देता हूँ। सबके पास शेयर हो रहा है? आगे जाए, आप आगे आ जाए। आपके बराबर में लास्ट में बैठे हैं, ये भी आप भी आगे आ जाएं। दो सीटें खाली हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मॉड्यूल्स क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमें
जो है ना प्रोवाइड कर रहा है। अब इम्पोर्ट आपको पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, कहता है ना वो यार बाहर से सामान इम्पोर्ट करवा लो, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो इम्पोर्ट हो गई, आप यहाँ से बाहर भेज रहे हो तो वो एक्सपोर्ट हो गई। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ आपके बनाए हुए फंक्शंस हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट के मतलब कोई भी एक्सप्लिसिट फंक्शंस है या आपका काइंड ऑफ कोड है, आप उसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हो। सही है, यहाँ बात समझ में आ गई। तरीकेकार कैसा है भाई? अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या बनाया है, दो फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। अभी हम उसको एक ट्राई ले लेते हैं। सही है, कैसे ट्राई ले लेते हैं? मैं अगर इस कैपिटलाइज से कॉल करता हूँ चलेगा? इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, इसमें कुछ भी पास कर देता हूँ, मैं हेलो ही कर देता हूँ। सही है, सही है, स्पेलिंग मिस्टेक है मुझे पता है। क्या आ रहा है? इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये इस फाइल के अंदर तो है ही नहीं, है ना। तो अब मुझे इसको यूज करना है। अब देखो यहाँ पे जो उसने बात करी थी, वापस आते हैं हम कि भाई किस लिए ज़रूरी है अलाउ टू ब्रेकअप योर कोड इन अ सेपरेट फाइल। सही है ना, ये आपके लिए बेहतर है कि भाई आप एक ही फाइल के अंदर फंक्शन बना लो, ठीक है, या कोई भी और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं आप उसको अलग अलग रख लो। एक फाइल में करोगे तो कचरा हो जाएगा। फ़र्ज़ करो आप कोई एक एप्लीकेशन बनाते हो इंस्टाग्राम की, सही है, सिंपल सी। अब इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन के अंदर आपके पास होगा भाई आपकी प्रोफाइल होगी, एक उसका फंक्शन होगा जो आपकी प्रोफाइल का डाटा लाएगा, एक डाटा होगा जो यूज़र की दूसरे बंदे की आप क्लिक करते हो तो दूसरे बंदे की प्रोफाइल भी होती है, उसका डाटा आता है, एक ये हो गया। फिर एक आपके पास फीड का आ रहा होता है, तो फीड का एक फंक्शन समझ लो हो गया। फिर आपके पास एक स्क्रॉल के अंदर जो होम में आ रहा होता है सारा, जो जिनको आपने फॉलो किया होता है, एक 4 फंक्शंस हो गए। और इस तरह मल्टीपल चीज़ें बना बना के कोई 10 12 15 फंक्शंस बन के आ गए। अगर मैं उसको सिर्फ एक इंडेक्स और जेएस के अंदर मैं रख दूंगा ना, कोड कचरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कचरा। आपको समझने में खुद परेशानी हो जाएगी, यार कौन सा फंक्शंस क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ पा रहा, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉल भी करोगे उसको और यहाँ पे डेवलप भी करोगे। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे ले आता हूँ, अब ये यहाँ पे मैंने डेवलप भी कर दिया, मतलब लिख भी दिया, कॉल भी कर रहा हूँ। अब ये तो है 4 लाइनों का, अभी 400 लाइनों का है या 100 लाइनों का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है, और गंदगी अलग हो रही है। ऐसा ही है ना। हमने जो काम किया था लास्ट क्लास में, जब हमने एक असाइनमेंट वाले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, कौन से थे वो? कौन सा किया था हम लोगों ने? ऑनलाइन सिस्टम किया था? नहीं, बैंकिंग वाला किया था। हमने कौन सा किया था? एम्प्लॉय वाला किया? नहीं नहीं, जो मैंने क्लास में बिल्कुल बकायदा कोर्सेस वाला किया था। सही। तो अब उसमें हमने कितने सारे फंक्शन बनाए थे, अब वो कचरा हो रहा था। अगर आप कोड अभी भी देखोगे आपकी समझ से बाहर होगा, क्योंकि कचरा हो रहा था। आप अपनी आसानी के लिए क्या करते, आप इस कोड को उठा के किसी और जगह रख लेते, जैसे यूटिल्स के अंदर, ठीक है। ये मैंने एक नाम रखा है, ये नाम रखा जाता है यूटिल्स के अंदर। नॉर्मली फंक्शंस होते हैं जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना, बनाने के लिए। अच्छा, अब मुझे सिर्फ क्या था, इसको कॉल करना था और इसका आउटपुट मिल जाना था। सही है। ये तरीका हम कैसे कर सकते थे, जब हमें पता होता मॉड्यूल्स के बारे में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। अब अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ तो वहाँ से एक्सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे हम चाइना से मिसाइल लेते हैं, सही है, लेते हैं ना। अब चाइना वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है तभी तो आप इंपोर्ट कर पा रहे हो। चाइना अगर एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा तो आप इंपोर्ट कर सकते हो? हम अपना जो अनाज वगैरह है, चावल आटा वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, सही है।
हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बराबर दूसरा वाला क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए इंपोर्ट है। ठीक है, तो हम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। कैपिटलाइज को क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। बस कुछ नहीं करना आपने, कौन से पहले क्या लिख देना है, एक्सपोर्ट। ये हो गया एक्सपोर्ट। अब इसमें दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। बस आपने कीवर्ड लगाया क्या, एक्सपोर्ट। अब आप यहाँ पे यूज करोगे इंपोर्ट, इंपोर्ट यूज करोगे। ठीक है, और आप इसको, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को रख लेता हूँ। सही है, इसका मैं पहले ये बंद करूँ, इसका एआई सारा काम तो ये कर देगा। इंपोर्ट का कीवर्ड लिखा। अगला, आप किस नाम से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। मैं फिलहाल इसको छोड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे, क्या यूज़ किया हमने, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, डबल कोट्स कहते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे लोकेशन। क्या डालेंगे, कि मुझे कहाँ से डाटा चाहिए। तो लोकेशन क्या होगी इसकी, डॉट स्लैश। सही है, चूंकि ये इसी फाइल, इसी उसके अंदर है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, डॉट जेएस। अब मुझे यहाँ बताना पड़ेगा भाई कि मेरा जो है क्या है, फंक्शन कैपिटलाइज है। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई। अब ये इंपोर्ट हो गया, चल जाएगा, देख लेता है अभी। चल जा भाई, एरर आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे पास इंपोर्ट कराने के और एक्सपोर्ट कराने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो। अभी मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा हेराफेरी करी है। क्या हेराफेरी करी है, वहाँ से एक्सपोर्ट कराया है और यहाँ पे किसी और तरीके से मैं यहाँ पे गेट किया। ठीक है, तो वो इसलिए कंफ्यूज हो गया। अच्छा, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल एक्सपोर्ट और एक होता है हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। सही है, कितने तरीके हो गए, दो तरीके। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, पूरी फाइल को उठा के एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है। मतलब एक्सपोर्ट करेगा तो वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो एक्सपोर्ट सिंपल है वो सिर्फ क्या कह रहा है कि यार आप सिर्फ फंक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हो, या जो भी मैं वेरिएबल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सिर्फ वही हो सकता है। क्या बात समझ में आई। अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, कैपिटलाइज। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कैपिटलाइज डॉट, या एक छोड़ो, पहले सिंपल इसको देखो। ये बात समझ में आ गई मेरी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक्सपोर्ट किया है, कैसे किया है, सिंपल। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें क्या है, डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ भाई डिफॉल्ट। अच्छा, मैं इसमें मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। सही है। अब यहां से इसने क्या कर दिया, भेज दिया। ऐड जा रहा है,
ऐड जा रहा है, चलना चाहिए अब ये या नहीं? क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा? अभी भी सेम मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है? अब मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पे कहीं डालता हूँ, सॉरी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? कैपिटलाइज। ठीक है, ये मैंने उस फाइल से एक्सट्रैक्ट किया डाटा। क्या किया है? एक्सट्रैक्ट किया है। अच्छा एक इशू है, रुक जाओ, इसमें यहाँ पे हमें बताना भी तो पड़ेगा। टाइप मॉड्यूल, हम जब भी जेएस यूज़ करते हैं वो है कॉमन जेएस। कौन सी है? अभी जो हमने पढ़ते आ रहे थे वनीला वगैरह, या उसको हम कहते हैं कॉमन जेएस। अभी जो हम जेएस यूज़ कर रहे हैं वो एडवांस जेएस है, तो उसको हम मॉड्यूल जेएस के नाम से भी आता है या मॉड्यूल कहा जाता है। आप आगे चल के रिएक्ट वगैरह देखोगे, टाइप स्टेप पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन आता है कि आपने कौन सी करनी, कॉमन जेएस करनी है या मॉड्यूल। अब उसका जो तरीकेकार होता है ना वो डिफरेंट होता है एक्सपोर्ट करने का। मैं अगर यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल अगर डाली हो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका पुराना तरीका क्या है। ये देख रहे हो, वेरिएबल बना के रिक्वायर्ड करके और फिर जाके जो है ना इस तरह यूज़ किया जाता है। तो ये पुराना तरीका जो है ना कॉमन जेएस में यूज़ होता था, अब ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिख जाए तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, हाँ यार ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट ही कर रहा है। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल बना रहा है, रिक्वायर्ड यूज़ कर रहा है और डाटा को मंगवा रहा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्या डालोगे? डॉट स्लैश और अपना यूटिल डॉट जेएस यूज़ करोगे, तो आपको यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आपको आपके फंक्शंस मिल जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? ये पुराना तरीका है, किस चीज़ का है? कॉमन जेएस, और मैं आपको दिखा देता हूँ कॉमन जेएस एंड मॉड्यूल जेएस। ठीक है, एक्मा मॉड्यूल के चाहिए। ये मॉड्यूल डॉट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉट ऐड इस तरह यूज होता था। ठीक है, डिफरेंट तरीके से। इसको देख रहे हो, वो यूज हो रहा है, यूटिल्स सेम है, फंक्शंस निकाल रहा है या वेरिएबल, मेरे को बात है कि ठीक है, ये पुराना तरीका है। ये हम जब नोट जेएस में एक बार देख लेंगे, वैसे अब भी ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सम टाइम कोई लोग इस्तेमाल करता ही है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या था? एक्सपोर्ट, और सिंपल आपको मैंने ये बता दिया। बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस है। अच्छा जी, मैं भी डिफ़ॉल्ट हटा देता हूँ। हम ऐसे भी कर सकते हैं ना क्या, लेकिन हम इसको एक साथ फिर हम इसको डिफाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरह करके। एक्सपोर्ट, मैं बता दूं भाई, कैपिटलाइज और ऐड दोनों भेज दो। बात समझ में आ रही है? ये एक्सपोर्ट कर रहा है किसको? कैपिटलाइज को भी और ऐड दोनों फंक्शंस को। अभी दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं? एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मुझे कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से। सही है भाई, कैपिटलाइज मिल गया और ऐड भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल एक ही यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ऐड की नीड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। आ गया? लो, क्लियर हो गई बात? दो तरह के इंपोर्ट है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, हो जाएगा? चल जाना चाहिए ना, या नहीं चलेगा? चलेगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का जो मसला है ना, अब तो चल जाएगा। इसको हटा दूं? चलो ऐड को हटा देता हूँ, अब चल जाएगा।
मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है? एक काम करते हैं ना, इसको भी लॉक करके देखते हैं ना, अभी कुछ तो पता चलेगा यहाँ पे क्या आ रहा है। आपको तो पता चले यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा, इसकी वजह से आएगा ही नहीं। चलो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। फंक्शन आ रहा है। समझे? अब सिर्फ मैंने स्पेसिफिक एक ही चीज को, एक ही फंक्शन को भेजा अलग से, ठीक है, सिर्फ इसको भेज दिया मैंने। अब मुझे इसको अगर दो भेजना है तो ये दो भेज नहीं सकता, मसला करेगा, बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं आ सकते, ऐसा नहीं भेज सकते आप। आपको अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है तो आपको फिर इन सब के आगे बताना, डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटलाइज करो, और अगर आपको ऐड भेजना है आप ऐड भेज दो, नहीं भेजना है नहीं भेजो, और यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लो किसको, कैपिटलाइज को। क्लियर हो गई बात? किस तरह आपके यहाँ से सारे जो मेथड हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, आपकी दूसरी फाइल के अंदर, सही है। ये कौन सा जेएस है? मॉड्यूल जेएस है, जिसको मैंने आपको पहले बताया ना, इसका नाम ही मॉड्यूल है, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया अभी इंपोर्ट करने का, वो क्या है भैया, आपने एक काम किया कि भाई ऐसे कर दिया कि आपने इस फंक्शन का नाम रख दिया ऐसे, और आपने यूज़ कर लिया रिक्वायर किसको, कॉमा डैश यूटिल्स डॉट जेएस, ठीक है, चलेगा। चलो एक काम करता है, इसको हटा देता है। क्या कह रहा है भाई? अब यहां से भी चेंज करना पड़ेगा ना मुझे। मैंने आपको अभी दिखाया था, क्या था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और था नाम, मेरे ख्याल से यहाँ पे आता ही है, चलो देखते हैं इसको। वर्ड इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग सही है मेरी? स्पेलिंग तो सही है। टाइप कॉमन, अच्छा जी, CLG कैपिटलाइज, कुछ भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो, मॉड्यूल जो है ना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। डॉट ऐड फंक्शन, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। कॉमन जेएस तो नहीं है, यार फिलहाल चल तो नहीं रहा ये, मेरे ख्याल से इन्होंने रिक्वायर्ड ख़त्म ना कर दिया। फाइल कॉमन डॉट कॉमन जो मॉड्यूल में बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपांसिव मॉड्यूल, ठीक है। खैर मेरे ख्याल से इन्होंने जो है ना यहाँ से सपोर्ट ख़त्म कर दी होगी सिंपल प्लेन के अंदर, तभी नहीं चल रहा होगा ये, क्योंकि एरर तो नहीं आ रहा है। तो अब इसको सिंपल एक्मस इसमें ही रखता है, सिंपल वाले में, एक्सपोर्ट के अंदर।
सही है भाई। तो आपको आगे चल के रिएक्ट जेएस के अंदर आपको यही चलता हुआ नजर आएगा। इसी तरह हम मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे और उसका डाटा इधर उधर जो है ना ट्रांसफ़र करते रहेंगे, लेते रहेंगे, सारा गेम चलता रहेगा। बात क्लियर हो गई है? यही कॉमनली आपको जो है ना इस्तेमाल होता नज़र आएगा। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ें नज़र आएंगी। सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? पीछे जी किया ना अभी हमने। आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स, ठीक है, कॉमा लगा दो, इसके आगे डिफाइन कर दो वो फंक्शन कौन सा है। अब आपको वो भी यहाँ मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मैंने हटा दिया है। उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट वाला ना हर सब के आगे यूज़ करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप इस एक्सपोर्ट को डायरेक्ट यूज़ कर लो, तो ये सबको एक साथ ही ला के जो है ना रख देता है। डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सही है? डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना हुआ तो यही है, तो ये वाला हिसाब किताब होता है उसका कि कुछ भी नहीं हुआ तो ये एक्सपोर्ट हो गई होगा, किसी भी रीज़न की वजह से कुछ होता है तो। बात क्लियर हो गई सबको? चलें आगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। तो ये एक्सप्रेस और जेएस है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारे बैकएंड का पार्ट है, ठीक है। इससे हम लोग पूरा पूरा जो है बैकएंड क्रिएट करता है। ये एक हाँ फ्रेमवर्क है, ठीक है। नोड जेएस का, नोड जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है जो कि सर्वर पर रन होता है। जावास्क्रिप्ट एक ब्राउज़र यानी क्लाइंट बेस्ड लाइब्रेरी है, सॉरी लैंग्वेज है, ठीक है। ये जो आपके ब्राउज़र पे चल रही है, यहाँ पे ये क्या कहलाती है? क्लाइंट बेस। जावास्क्रिप्ट सर्वर बेस बनी नहीं थी, लेकिन फिर एक होशियार आदमी जो है ना आया, उसने बोला सी प्लस प्लस के कोडिंग के थ्रू उसने जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर रन किया, ठीक है। इसको हम आगे चल के और डिटेल में देखेंगे, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने ऑलरेडी वैसे एक चीज़ देख ली थी, अपना प्रोमिसेस, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा हम पहले उसको समझते हैं, अल्लाह भला करे, उसका इवेंट लूप को, ठीक है। कि इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह वर्किंग कर रही है। क्योंकि आपको प्रॉमिस समझ में आ गया तो इवेंट लूप आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर वो समझ में आ गया आपका इंटरव्यू क्लियर है। इवेंट लूप जिसने डिफाइन कर दिया उसका इंटरव्यू क्लियर है, याद रखना। यहीं फंसते हैं बड़े बड़े आके, ठीक है। प्रॉमिस दोबारा बताना है, फिर एक काम करेंगे ना, प्रॉमिस टॉपिक बड़ा है ना यार। कोड हाशिर पुश हो गया था, आना नहीं क्या? तीन वीक से अपडेट नहीं हुआ। लास्ट क्लास अब हमारी कभी है ऑब्जेक्ट कोड क्यों नहीं था रहा? भूल गए, आज जाके पुश करो कोड। प्रोमिसेस का वैसे मैंने आपको डिफाइन कर तो दिया था, लेकिन चलो एक ओवर भी दे देता हूँ फटाफट जल्दी से। हमने प्रोमिसेस का क्या कोड बनाया था, क्या बनाया था हमने प्रॉमिस का? उस सेट अमाउंट वाला तो समझ में आ गया था ना सबको, या वो भी डिफाइन करके बताऊं? कॉल बैक समझ में आ गया था। कॉल बैक क्या है? जिसको आता बात करके बोलेगा, बस एक बंदा। आपको नहीं आता? हाँ कॉल बैक। कितने लोगों को कॉल बैक आता है? सिंपल कॉल बैक। कॉल बैक है क्या, जिससे ये एक्सप्लेन करके दिखा, बता दो एक और। कॉल बैक फंक्शन के थ्रू होता है, 2 3 4
नहीं आता? शरियार भाई क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? कॉल बैक ही नहीं पड़ा अभी तक। लास्ट में आप, जी जी आप, आपको भी नहीं आता कॉल बैक बराबर में? जी भाई हसन, हाँ क्या होता है कॉल बैक? खड़े होकर बताओ, सबको आवाज़ चाहिए आता केवल कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके बताओ। उनको बताओ, मुझे तो आता नहीं आता। सही है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया जाता है। किस फंक्शन को कॉल किया जाता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना कॉल बैक थोड़ी है। एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन से कॉल कर सकते हैं हम, वो फंक्शन कॉल बैक नहीं है। अगर ये कह रहे हो कि भाई फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना है, तो क्या ये कॉल बैक है? इसको कॉल बैक कहते हैं। मतलब ऐड का फंक्शन है और मैं ऐड का फंक्शन जो कॉल है वो ऐड के फंक्शन के अंदर ही करूँ, इसको कॉल बैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिकर्जन कहते हैं ना इसको। ये तो डिफरेंट चीज़ हो गई। कॉल बैक क्या है फिर? फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट एक कॉल फंक्शन लेता है, उसको हम कॉल जो है कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। सबको याद रहेगा? क्या है? ठीक है, आपको समझ में आ गया? आपको आ गया? आप बताओ ज़रा क्या होता है। हाँ आपके पीछे तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। फंक्शन का जो एक आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर हम फंक्शन पास करते हैं, उसको कॉल बैक कहते हैं। कॉल बैक हेल्प भी मैंने बताया था आपको, और उसको डिफाइन करके भी दिखाया था, कोड भी करके दिखाया था, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकते हैं भाई कॉल बैक हेल्प क्या है। कॉल बैक हेल्प को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग? डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और कोई सही बोल रहे हैं ये? कितने लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं कि ये बंदा सही बोल रहा है? वो हाथ खड़ा करे कि हाँ भाई इसका ये मतलब है। हाथ सही से खड़ा करो ना यार, पता तो चले कितने हैं। ठीक है, बाकी जो बोल रहे हैं गलत है ज़रा वो हाथ खड़ा करें। गलत वाला कोई नहीं है, देख रहे हो? ये अभी तक सोच रहे हैं यार, ये इनका साबुन बहुत स्लो चलता है। इनकी मशीन वो अभी तक 1985 की चलती आ रही है। दुनिया तेज़ से तेज़ आ रही है, अभी तक सोच ही रहे नहीं यार। गलत भी तो बोल सकते हैं, इंसान ही तो है ये भी तो। ये कौन सा फरिश्ता है भाई? यही बताया था ना मैंने कि जब आप फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हो, फिर वो फंक्शन कहीं ना कहीं कॉल हो रहा होता है, और वो डिपेंड होता है उस फंक्शन की बेस पर। जब वो फंक्शन चलेगा तो वो भी चलेगा। सही है? अब ये तो मैं आपको ज़बानी बात डिफाइन कर रहा हूँ, आप ये कोड में करके दिखाना है आपको वहाँ पे। कोड जब आप इंटरव्यू देने जाओगे किसी को भी, वो बोलेगा ठीक है भाई ज़रा मुझे कोड करके दिखा दो इसका। आपने जब इसका कोड कर दिया तो वो आपके लिए खड़ा होकर तालियां बजाएगा। अपने शक्ल में ताली नहीं बजती, वैसे ताली बजाएगा आपके लिए। वो फूल भी फेंकेगा आपके ऊपर, टेंशन नहीं लो। क्योंकि इतना आसान नहीं है कॉल बैक को समझाना। कॉल बैक हेल्प को समझाना इतना आसान नहीं है। तो मैं फ़िलहाल अब इस पर नहीं आऊँगा, ठीक है? कॉल बैक हेल्प मैंने बता दिया था आपको क्या इशू क्रिएट करता है। क्या इशू क्रिएट करता है वो? एक फंक्शन अगर नहीं चलता तो उसके बाद के जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट है, वो नहीं चल पाएंगे। अब वो नहीं चलेंगे तो अगर कोई इस पर डिपेंडेंट फंक्शन है तो वो नहीं चल सकेगा। तो वो एक वेट पे चले जाएंगे सारे के सारे। सही है? उसका मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा कोड करके दिखाया था कि अगर मैं यहाँ पे और एक मैं आपको सेट अमाउंट के अंदर
बंद हो गया क्या? ठीक है जी, चल रहा है। सेट टाइम के अंदर हम यहाँ कुछ टाइम डालते हैं, कुछ डिले। अगर हम डिले डालते हैं तो आपने देखा कि फर्स्ट भी चला, एंड भी चला और मिडिल बाद में चला। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कैसे चलता है, एसिंक्रोनस नहीं चलता, सिंक्रोनस चलता है। ये चीज़ याद रखना, जावास्क्रिप्ट में चलता है सिंक्रोनस, मतलब कि वो पहला चलेगा, फिर लाइन बाय लाइन अगले वाले का वेट करेगा। अगला नहीं आ रहा तो वो फिर वो वेट ही करेगा उसका, भाई इसको टाइम लग रहा है, तो फिर वो लास्ट वाले पे तब तक नहीं जाएगा। लेकिन हम सेट टाइम आउट, मैंने आपको बताया था, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये ब्राउज़र के साथ जो है ना चलता है। ठीक है, तो ये इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, एसिंक्रोनस है। ठीक है, आपने देखा कि फर्स्ट भी आया, एंड आया, उसके बाद मिडिल चला। तो अब हमारी, मैंने आपको इसी मिसाल सिंपल सी वेबसाइट की कि भाई सिंपल वेबसाइट का आपका एक शुरू का डाटा आ चुका है, बीच का डाटा नहीं आया, तो अब उसके लिए हम वेट करेंगे कि हाँ भाई ये आ रहा है या नहीं आ रहा, लोड हो रहा है भाई, ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा। किसी भी जो है ना रीज़न की वजह से हो सकता है, इंटरनेट स्लो हो सकता है आपका, किसी से एपीआई ब्रेक हो सकती है, आपका सर्वर बंद हो सकता है, आपका डाटा नहीं आ पा रहा है। तो अब यूज़र को तो लोडिंग नहीं दिखानी ना, आगे डाटा तो कुछ ना कुछ दिखाना है। अगर यूज़र वहाँ पे रहा तो वो तो भाग जाएगा, बोलेगा यार इसकी वेबसाइट इतनी स्लो है, कहीं और चलो। बात समझ में आ रही है? तो एसिंक्रोनस क्या करता है, चीज़ों को, अगर आपकी कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, आपकी चीज़ टाइम ले रही है, तो उसको एक क्यू के अंदर सेव करता है। ठीक है, क्यू के अंदर डालता है, जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो फिर वो उसको लाके एग्जीक्यूशन पे लेके आता है। ये हम इवेंट लूप जब हम समझ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो क्यू के अंदर कहाँ जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, इसका मैंने आपको ये भी दिखाया था, अभी तो मैंने एक मिनट लगा दिया। अगर मैं इसको ज़ीरो भी कर दूंगा ये तब भी हल्का सा डिले ले रहा है, देख रहे हो, अभी भी फर्स्ट एंड और बाद में मिडिल चल रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो एक जगह जाता है और वो थोड़ा सा देर वहाँ पे टाइम गुजारता हुआ, प्रोसेस करता हुआ आता है। ठीक है, तो ये जो मेथड है हम इसी को सेट करने के लिए, सेट टाइम आउट हर जगह तो यूज़ नहीं कर सकते, हर जगह किसी को थोड़ी सेट टाइम आउट यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस। प्रोमिसेस का मैंने बताया था आपको दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉमिस आपका फुलफिल होता है या रिजेक्ट होता है, जिसमें हमने देखा था प्रॉमिस रिजॉल्व भी होता है, प्रॉमिस रिजेक्ट भी होता है, देखा है ना, ऐसा पढ़ा है ना। और तीसरा उसका क्या था, फाइनली, कि भाई हर हालत में चलाना ही चलाना है मुझे, चाहे मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो, हमें तो चलाना ही चलाना है। बात समझ में आ रही है? ये पिक्चर दिखाई थी ना मैंने आपको, याद है सबको या नहीं है? सबको नजर आ रही है? अब जब प्रॉमिस हमारा जब चलने से पहले पेंडिंग स्टेट में होता है, ठीक है, अगर आपको कहीं नज़र आ रहा हो ना प्रॉमिस आपका पेंडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब आपने उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई है। आपको बता रहा हूँ अभी से, ताकि आप उस एरर में कभी फंसो तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब जब प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट से जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो फुलफिल होगा। फुलफिल का मैंने आपको बताया था वो किस में जाता है, देन के अंदर जाता है, जिसमें देन और हमने क्या देखा था, क्या देखा था, देन और कैच देखा था। सब भूल गए, मुझे लग रहा है सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। छुट्टियां तो कुछ पड़ी भी नहीं थी, आप लोग सभी भूल के आ गए। ये देखा था ना हमने, अब इसको चाहो, प्रॉमिस एक वेरिएबल बनाया, न्यू प्रॉमिस इनका कीवर्ड है, ठीक है, प्रॉमिस का कैपिटल है, ठीक है, और क्या है ये सारा, प्रॉमिस क्या ले रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, ठीक है,
जिसमें हमारे पास क्या है, रिजॉल्व, रिजेक्ट। सही है। ये सेट अमाउंट उन्होंने खुद से लगाया हुआ, ये ज़रूरी नहीं है, आप उसको कंडीशनल बेस कर सकते हो। सही है। जब कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो क्या चलता है, रिजॉल्व। ये बात मैंने आपको बताई थी, याद है सबको? ठीक है। और जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब यानी आपका जो प्रोमिस है वो फुलफिल नहीं हो पाता, रिजेक्ट होता है, किसी भी कहानी की वजह से हो सकता है, आपका डाटा गलत आ गया, आपका इंटरनेट से चल रहा, आपने प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। ठीक है। तो वो कहाँ गिरता है, कैच के अंदर। डॉट देन के साथ हमारे पास होता है डॉट कैच। ठीक है। मैंने ये बताया था कैच खुद क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन है। इसमें मुझे यहाँ क्या मिलता है, एरर। ठीक है। मैं इस एरर को लॉक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास एरर होगा मुझे पास एरर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर उन्होंने बताया भी है हैंडल फुलफिल और हैंडल रिजेक्ट। ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं भाई। ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, ये जो आपने पास किया ना स्टेट। ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ ना, स्टेट ही कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन कोई है नहीं, सिर्फ क्या लगा हुआ है, सेट अमाउंट लगा हुआ है, सिंपल सा। अब इसने चलना ही चलना है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा टाइम इसका जो है ना बढ़ा देता हूँ। ठीक है। 1 सेकंड में देता हूँ, 1 सेकंड बाद चलेगा आपका। अब आपका जब रिजॉल्व चलता है, ठीक है, यानी आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, फुलफिल होता है, तो वो देन में जो है ना गिरता है। और अगर आपका रिजेक्ट चलेगा तो वो कहाँ गिरेगा, कैश के अंदर। यहाँ बात सब समझ में आ गई? ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे। अब मैं चलाता हूँ उसको, तो फू भी आ रहा है और स्टेट आ रहा है, यानी कि मेरा जो सेट अमाउंट चल रहा है रिजॉल्व हो रहा है, तो मुझे कहाँ गिरा रहा है वो। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिजेक्ट में डाल दूँ तो अब क्या होगा, कहाँ गिर रहा है, एरर के अंदर। बात समझ में आ गई? तो ये भी एक क्या है, फंक्शंस है, मेथड है जो आप कॉल कर रहे हो, किसी भी कंडीशनली बेस पे काम कर सकते हो उसका। सही है। तो अब मैंने एक एपीआई का कॉल करी, डाटा मंगवाया, वो प्रोमिस के अंदर होगा। ठीक है। मैंने कहा ना कल क्लास में हम देखेंगे या तो, ठीक है, मतलब संडे को, अगर संडे को पॉसिबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम उसको देख लेंगे और हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। एक एपीआई कॉल करके कुछ भी दिखाती है, वेदर की एपीआई कॉल कर लेंगे कि कराची के वेदर की अपडेट क्या है। आप डालोगे लाहौर तो आपको लाहौर का अपडेट क्या मिल रहा है। वेदर एपीआई से आ रहा डाटा, कहाँ से आएगा, एपीआई से। ठीक है। एपीआई है क्या, ये बात मैंने पहले डिफाइन करी, एपीआई क्या है। सही है, इसको भी देख लेता है अभी। ये चीज़ समझ में आ गई, प्रॉमिस समझ में आ गया अब या नहीं आया? लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है ना, अपलोडेड है। अब जिसने नहीं देखा वो जाके लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। अब इसमें अगर मैं बैठूंगा तो पूरा टाइम इसमें लग जाएगा मुझे। सही है। एक मिनट दोबारा मुझे।
प्रोसेस के अंदर हम लोग नॉर्मली काम यही करते हैं जो मैंने आपको बताया, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस काम कर रहा है, हम उसको एसिंक्रोनस बिहेवियर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसे समझ लेते हैं, अच्छा एक होता है हमारा क्लाइंट, सही है, जो हमारा पीसी नॉर्मल आपका, सही है, क्या है ये क्लाइंट, सही है। क्लाइंट आपका ब्राउज़र है, यानी कि आपका जो एक एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें, सही है। दूसरा आपका होता है सर्वर, क्या होता है सर्वर। सर्वर क्या होता है सबको पता है। सर्वर का काम सिर्फ इतना है, आपके जो नहीं डाटा स्टोर सर्वर में नहीं होता, एक चीज़ हमेशा याद रखना, डाटा स्टोर डाटाबेस के अंदर होता है। कहाँ होता है, डाटाबेस के अंदर होता है। अभी इसके अंदर मुझे कोई डाटाबेस की पिक्चर तो नहीं मिल सकती शायद, लेकिन कुछ इस तरह की होती है डाटाबेस की पिक्चर, देख रहे हो, इस तरह की होती है, सही है, इस तरह रिप्रेजेंट होता है। तो सर्वर के अंदर जो काम होता है वो होता है डाटाबेस को मैनेज करना, बस समझ लो, ठीक है, ये समझ लो, ये डाटाबेस है आपका, सही है। सर्वर का काम सिर्फ इतना है, क्या करना है, आपका डाटा सर्वर में स्टोर करवाना, सही है, सॉरी, आपका जो भी डाटा है डाटाबेस के अंदर स्टोर कराना। कहाँ पे, डाटाबेस के अंदर। इसको ये मिडल मैन है, क्या है, मिडल मैन है, सही है। अब सर्वर से क्लाइंट से जो कम्युनिकेशन करता है वो क्या करता है, एपीआई। कौन करता है, एपीआई। सही है भाई, एपीआई। इस एपीआई का काम क्या है, आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी, मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने डाटाबेस सर्च किया, ये जो मैंने डाटाबेस सर्च किया है ये मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है, कहाँ पे, सर्वर पे, ठीक है। तो ये क्लाइंट है आपका, मतलब ब्राउज़र, यहाँ से रिक्वेस्ट गई आपकी कहाँ पर, एपीआई के थ्रू सर्वर पर। एपीआई का काम क्या है, यहाँ से डाटा उठाना, वहाँ से वहाँ लेके जाना, ठीक है। रिक्वेस्ट आपकी, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट, यहाँ से रिक्वेस्ट आपकी उठाई और वहाँ पे ले गया, सही है। ये बात समझ में आई। इसकी सिंपल मिसाल और भी अच्छी होती है। मिसाल के तौर पे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप ऑर्डर करते हैं कुछ भी, तो आपके पास वेटर आता है, वेटर आपके आपसे पूछता है यार आपको क्या चाहिए, आप बोलते हैं यार मुझे एक बर्गर खाना है, उसने ऑर्डर लिखा अपना, ठीक है, ये आपकी रिक्वेस्ट है, मतलब आपका ऑर्डर है। वो वहाँ से जाता है, किचन में जाता है और बोलता है भाई ये इसका रिक्वेस्ट है, इसका सामान निकाल के दे दो, या इसका आपने जो भी बर्गर है वो आप इसका दे दो। वहाँ से उठाता है बर्गर और आपको ला के रख देता है। क्लाइंट का सर्वर से कोई लेना देना हुआ, उसको क्या पता सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर के पीछे क्या हो रहा है, नहीं, इसके पीछे, इसके बीच में जो लाइन क्रिएट हुई हुई है या जो कम्युनिकेशन जो कर रहा है वो कौन है, वेटर, यानी कि एपीआई। एपीआई का काम क्या होता है, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, क्लाइंट से डाटा समझना कि उसको क्या चाहिए, सर्वर पे रिक्वेस्ट करना, बताना कि भाई इस बंदे को ये चाहिए, वहाँ से रिस्पॉन्स ला के देना। बात समझ में आ गई। यहाँ से आपने क्या किया है, रिक्वेस्ट भेजी है, सही है, सही है, आपने क्या किया है, रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर का काम है रिस्पॉन्स देना। सर्वर का क्या काम है, रिस्पॉन्स देना। ये जो मेथड है, ये जो चल रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये HTTP के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा और भी तरीक़ेकार हैं इसको करने के, सिर्फ ये तरीक़ेकार नहीं है, हम आगे चल के पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, देख लेंगे। HTTP की जो रिक्वेस्ट होती है, यानी कि डाटाबेस पे जो मैंने लिखा, ये मेरी HTTP की रिक्वेस्ट है। किसकी है, HTTP की रिक्वेस्ट है। इसकी फुल फॉर्म सबको पता ही होगा,
ठीक है, और कोई भाई? मैं पूछ रहा हूँ HTTP की फुल फॉर्म क्या है, सबको पता होना चाहिए। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। इसका प्रोटोकॉल क्या है? ये कि क्लाइंट से डाटा पकड़ना कि क्या रिक्वेस्ट करिए, ठीक है। ये रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, सर्वर डाटा फाइंड करता है। मिसाल के तौर पर फेसबुक पे गए, आपने लॉगिन किया, आप लॉगिन करते हो, आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, आपके फ्रेंड्स सारे आ रहे हैं, आपके फॉलोअर्स आ रहे हैं, सही है, आपकी पिक्चर्स आ रही हैं, सही है। तो ये डाटा कौन ला रहा है? ये ला रहा है एपीआई। आप जब क्लिक करते हो लॉगिन का, ठीक है, तो लॉगिन, अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस भी चलते कैसे। क्लाइंट पे आपने लॉगिन किया, आप जब लॉगिन करते हो ना तो आपकी ईमेल होती है, मिसाल के तौर पर लिख देते हैं ali@gmail.com, ठीक है। ये बंदे की एक ईमेल है, सबको नजर आ रहा है? ये बंदे की एक क्या है? ईमेल है। आपने फेसबुक लॉगिन किया, ये एपीआई इस ईमेल को उठा के लेके गया, ठीक है, आपकी ईमेल और पासवर्ड दोनों को लेके गया, ठीक है। ऐसा ये नहीं कह रहा मैं, ये दोनों को उठा के लेके गया, ये सर्वर पे लेके जाता है और ऐसे रख देता है, ठीक है। मैंने क्या कहा था? सर्वर क्या है? मिडिल मैन। ये डायरेक्ट डाटाबेस से कम्युनिकेट करने देता। अगर आपका जो क्लाइंट डाटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया ना, तबाह हो जाएगा आपका जो है ना एप्लीकेशन, प्रोडक्ट तबाह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये काम हो ही नहीं सकता, बीच में मिडिल मैन चाहिए। मिडिल मैन क्यों चाहिए? मैं आपकी ईमेल डाल के भी तो एक्सेस कर सकता हूँ डाटा। बात समझ में आ रही है? आपका नाम क्या है? हाशिर, मैं फरीद हूँ, मैंने हाशिर की ईमेल मुझे पता चल गया, मैंने डाल के भेज दिया, सही है। पासवर्ड भी पता चल गया मुझे, मैंने भेज दिया, ठीक है। सॉरी, पासवर्ड नहीं पता चला, मैंने डायरेक्ट से ईमेल भेज दी। मिसाल एक बात करता हूँ, अब ये जो मैचिंग प्रोसेस चेक कर रहा है कि यार क्या ये भेजने वाला हाशिर ही है या मैंने हाशिर की ईमेल डाली, पासवर्ड अपना डाला, तो ये चीज़ कौन वेरीफाई कर रहा है? सर्वर, मिडिल मैन। सर्वर का काम यही है, वेरिफिकेशन करना, वैलिडेशन। क्या करना? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कि किसको किसका डाटा देना है, ठीक है। तो ये आपकी ईमेल यहाँ पे आई, सर्वर ने, क्योंकि आपका डाटा डिकोड होके सेव हुआ था, ठीक है, उसने क्या किया? सबसे पहले इस ईमेल के अंदर निकाला, आपका पासवर्ड निकाला और करंट पासवर्ड जो आपने भेजा था उससे मैच किया। अब आपका जो डाटाबेस में पासवर्ड सेव होता है वो हैश फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। याद रखना, कभी भी डायरेक्ट पासवर्ड सेव नहीं होता। मतलब मेरा पासवर्ड है मिसाल फरीद 123, तो ये कभी भी ऐसे सेव नहीं होगा, ये हैश में सेव होता है, ठीक है। इसके लिए होता है आपके पास सॉरी बीक्रिप्ट, ठीक है। बीक्रिप्ट एक आपके पास जो है ना पैकेज होता है, मैं आपको सिर्फ इसमें समझाता हूँ। ये जनरेटर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट टू हैश। मिसाल के तौर मैंने लिखा फरीद 123, सही है, सही है, और मैंने इसके राउंड कॉस्ट रख दी भाई 10 रख दी, ठीक है, सिंपल सा। इसने मुझे एक हैश जनरेट करके दे दिया। नजर आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? मैंने यहाँ पे लिखा, इसने मुझे क्या जनरेट करके दिया? हैश, ठीक है। इस हैश की, ये हैश जो है मेरा पासवर्ड सेव होता है कहाँ पे? डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अब जब लॉगिन करोगे तो उसके पास आपका लॉगिन तो जा रहा है और हैश आपका डाटाबेस में सेव हुआ है। वो क्या करता है? उठाता है, कहाँ से? डाटाबेस से उठाता है, यहाँ डालता है और आपका ओरिजिनल डालता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख के भेजा हुआ ना ओरिजिनल। ये उसने ईमेल के थ्रू डाटा से उठाया, कहाँ से? डाटाबेस से, और आपका ये वाला जो आपने भेजा था उसको कंपेयर करता है, वेरीफाई करता है, बोलता है हाँ भाई मैच हो चुका, ज़बरदस्त, यही बंदा है। फिर वो आपको एक्सेस देता है कि भाई हाँ ये हाशिर ने ही लॉगिन किया है और इसको सारी चीज़ें इसकी प्रोवाइड कर दो। जब ये वेरीफाई हो गया, अब ये क्या करता है? अब ये यहाँ से डाटाबेस से क्या करता है? उसका सारा डाटा निकालता है और वापस रिस्पॉन्स के थ्रू क्लाइंट पे प्रोवाइड कर देता है। बात समझ में आई है? ये जो मैंने प्रोसेस आपको दिखाया, ये पासवर्ड जनरेटर और सारी चीज़ों का है, ये कौन कर रहा है? सर्वर। सर्वर क्या है? मिडिल मैन है। क्या कर रहा है? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। अब मिसाल के तौर पे आपका जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स होते हैं उसमें टीचर भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, मतलब HOD भी होता है, आपका स्टूडेंट भी होता है। आप किसी भी एक काम करते हो,
आप एक काम करो ये कि स्टूडेंट का जो पोर्टल होता है उसका डिफरेंट होता है, एचओडी का मतलब या टीचर्स का डिफरेंट होता है, ऐसा ही होता है ना, सबका सेम नहीं होता। आप वहाँ पे अपनी आईडी डाल के लॉगिन करो, कभी लॉगिन हो ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि आपका जो रोल है वो स्टूडेंट है और उनका जो रोल है वो एक एडमिन हो सकता है या टीचर हो सकता है, फैकल्टी हो सकता है, फैकल्टी है। तो जब आप भेजोगे ना, सर्वर इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि भेजने वाले का रोल क्या फैकल्टी है या स्टूडेंट है। अगर वो स्टूडेंट है तो कभी आपको एक्सेस देगा ही नहीं उस चीज़ का। तो ये सब जो काम कर रहा है कौन कर रहा है? सर्वर। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? हाथ खड़े करके बताना बिल्कुल। ये बैकएंड का पार्ट है जो आप लोग बैकएंड में चल के समझोगे और डिटेल के अंदर। तो एपीआई का काम क्या है? सिर्फ क्लाइंट से डाटा रिक्वेस्ट उठाना और सर्वर पे जाके भेजना और उसको बताना। सर्वर वेरीफाई करेगा, वैलिडेशन करेगा, हाँ ठीक है, ओके, सब कुछ सब ज़बरदस्त सेट है, फिर डाटाबेस से कमिट करके उसका रिस्पॉन्स उसको रिटर्न कर देना, बस। तो एपीआई का काम समझ में आ गया सबको? हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में एपीआई यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ की, ठीक है। मैंने आपको कहा था या तो हम वेदर की यूज़ कर लेंगे, अब वेदर की एपीआई हम यूज़ करेंगे। अब एपीआई भी होती है सिक्योर, ऐसा नहीं है हर कोई, मिसाल के तौर पे कबाब जिसका वेटर लाके मैं अगर केएफसी में खड़ा कर दूँ तो बोलेगा भाई क्या कर रहा है, मुझे तो काम ही वहाँ का आता है, तो वो सिक्योर है ना, सही है। तो यहाँ पे क्या है, जो एपीआई है वो हर जो आपकी प्रोग्राम है, आपका जो एप्लीकेशन है उसकी डिफरेंट होगी, सही है, मतलब उसका वर्कर डिफरेंट है। तो इसको भी सिक्योर किया जाता है कि भाई हर कोई एक्सेस ना कर सके। तो कुछ लोगों ने पब्लिकली है ना रखा हुआ था कि ठीक है भाई आप हमारी एपीआई यूज़ कर सकते हो। तो वेदर्स की मिल जाएगी आपको, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, रैपिड एपीआई के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है ना एपीआईज मिल जाती हैं फ्री में, ठीक है। तरीक़ेकार जब हम लोग एक बार करके देख लेंगे ना कि किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, तो आप किसी भी उठा के जो है ना लगा सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ क्रिप्टोग्राफी की भी आ रही है, मूवीज़ की आ रही है, जॉब्स की आ रही है, मैं क्रिप्टोग्राफी की चले जाता हूँ भाई। तो अब मेरे पास यहाँ पे भाई बोल रहा भाई क्रिप्टो की न्यूज़ की आ रही है यहाँ पे, ठीक है, क्रिप्टो न्यूज़ की आ रही है। अब ये क्या है, ये एपीआई में यूज़ करूँगा, कुछ ना कुछ डाटा मुझसे बोलूँगा कि भाई मुझे अपने 10 डाटा निकाल के दे दो, तो ये मुझे 10 लेटेस्ट डाटा जो है निकाल के दे देगा, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट होगी ये एपीआई के थ्रू होगी। अब ये हमें एपीआई देगा। एपीआई क्या है आपका? काइंड ऑफ यूआरएल, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। बस आपने उसको रिक्वेस्ट करनी होती है, उसको बताना पड़ता है आपको क्या डाटा चाहिए, वो आपको रिटर्न में ला के दे देता है। सर काम बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एपीआई काम। बात समझ में आ गई? एपीआई खुद भी बना सकते हो, जब आपको बैकएंड का पता होगा एपीआई खुद भी बना सकते हो। जो फेसबुक का जो डाटा है जो आपके पास सेव है वो बैकएंड मतलब उसकी एपीआई है ना, आप फेसबुक का डाटा कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। मेटा एड्स वगैरह चलते हैं, देखा होगा आपने, आप लोगों के पास एड्स आ रहे होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, वो किसी ने पे किया होता है फेसबुक को कि यार ये एड्स जो है ना वहाँ तक पहुँचा दो, सही है। तो फेसबुक कभी भी अपना डाटा आपको ऐसे नहीं देगा डायरेक्ट, ठीक है, पे करना पड़ता है। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? आपको फेसबुक आपको नजर आ रहा है फेसबुक फ्री है, अरे घंटे का फ्री है, फ्री कुछ नहीं है, कोई फ्री में काम बैठे काम नहीं कर रहा। वो आपकी सलानी खुल के बैठा हुआ है जो है ना, वो फेसबुक पे जो है वेलफेयर चला रहा है, ऐसे मिल रहा है, नहीं। उसका बिजनेस मॉडल आपका डाटा सेल आउट है, आपका डाटा बेचता है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन, जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म है ना, ओपन एआई की बात करता हूँ मैं, चलो ओपन एआई का पता है ना, चैट जीपीटी, आप बोलता है चैट जीपीटी तो फ्री है, कोई फ्री नहीं है। चैट जीपीटी आपका डाटा ले रहा है, आप लॉगिन करते हो ना वहाँ पे, अपनी ईमेल प्रोवाइड कर रहे हो, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, वो ईमेल डाटा यानी जो आपका डाटा एसिड है वो बिटकॉइन से ज़्यादा महंगा एसिड है, सही है, इतना महंगा है। इस वक्त आपके पास तो यार आपके पास जो है ना पिज़्ज़ा वालों की जो है ना मैसेजेस आ रहे हैं, पिज़्ज़ा हट वाले या पिज़्ज़ा मैक्स वाले आपको मैसेज कर रहे हैं हमारे पास 25% ऑफ लगा, हमसे ले लें। आते होंगे, किसी और के आते होंगे, पिज़्ज़ा से हट के ले लो, चलो मील्स के आते होंगे यार, कोई शॉपिंग के ऐड आपके पास आते होंगे, भाई 25% डिस्काउंट चल रहा है जरास पे। वो डाटा का वो आपको आपका नंबर उसको कैसे मिल रहा है, सवाल ये कौन दे रहा है उसको नंबर? आप खुद दे रहे हो नंबर उसको, आप उसकी वेबसाइट पे जाके नंबर लिखते हो, उसको नंबर मिल गया, वो उसका डाटा है, अब वो चाहे किसी को भी बेच दे। तो भाई ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं है, और जो मेनली इनकी वर्किंग है ना, ये जो आपको दिखा रहे हैं,
अपना कि यार हम तो फेसबुक चला रहे हैं, ये तो कह लो आप एक सेफ साइड आपको वेबसाइट पे दिखाते हैं। जो इनका डार्क वेब पे जो है ना बिजनेस है ना वो अलग है। ये सारे जितने भी जो है ना बड़े बड़े जाइंट्स हैं ना, ये सारे डार्क वेब पे बैठे हुए हैं, इनके अलग ही बिजनेसेस हैं। डाटा ऐसे सेल आउट होता है कि आपको पता भी नहीं है। आप सामने वाला पे करता है, डाटा बेचते हैं, सामने वाला पे करता है। मिसाल की तरफ एक बात करता हूँ मैं, सिंपल सी, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है इस एरिया के अंदर, ठीक है। आप सारे इस एरिया में रहते हो समझो, या फिर आप समझ लो ये एक एरिया है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैंने एक रेस्टोरेंट खोला और मुझे आप सबको बताना है मैंने रेस्टोरेंट खोला है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस एरिया का जो नेटवर्क है ना, आप मिसाल के तौर पर आप जोंग इस्तेमाल करते हो जैस, मैं उसके पास जाऊँगा, बोलूँगा यार मैं आपको पे करूँगा, आप इस एरिया के अंदर 500 किलोमीटर के अंदर या 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी आपके जैस के नेटवर्क है ना उनके मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। बस कॉन्टैक्ट नंबर लिए और मैंने आपको एक मैसेजेस की जो है ना एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बना के आप सबको जो है ना बॉट बना के सेंड कर दिए सबको। अब सबके पास सेम आना शुरू हो गया। ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग हो रही है। डाटा मुझे कहाँ से मिल रहा है, जहाँ पे आपने डाटा खुद सबमिट कराया। बात समझ में आ रही है? तो डाटा इस दुनिया का सब में महंगा एसेट है, ठीक है। जो आपका ओपन एआई चैट जीपीटी बन रहा है वो आपका डाटा ले रहा है। अभी बीच में गिबली इमेज वगैरह सब चल रहा था, उसने क्या किया, आपसे डाटा आपका लिया है, उसने अपने मॉडल को ट्रेन किया आपके डाटा के थ्रू। उसके पास इतना डाटा नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि चलो भाई लोगों के पास डाटा बहुत है, आप लोगों ने अपनी पिक्चर्स डाल के उसके मॉडल को ट्रेन करके उसको और अच्छा कर दिया। अब वो आपकी पिक्चर्स को किसी और पिक्चर में यूज़ भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर हुसैन की पिक्चर इसमें हाशर की उसमें आ रही होगी, आशिर बोल रहा होगा यार मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत बना दिया, हुसैन जैसा गोरा बना दिया है। तो अब उसको तो नहीं पता कि ये पीछे का मॉडल क्या है, पीछे लॉजिक्स क्या है, इसमें पीछे वर्किंग कैसे हो रही है। तो ये जो सारे जितने भी आपको फ्री नज़र आते हैं ना, ये फ्री कुछ भी नहीं है, सब पैसा मांग रहे हैं आपसे और आप दे रहे हो क्या, आपका डाटा। आप गूगल ड्राइव पे आप बैठे हुए हो, आप ट्रस्ट करके बैठे हो गूगल ड्राइव पे, आपका सारा एसेट आपके पास गूगल फोटोज़ के अंदर, सारी पर्सनल फ़ोटोज़ सारी चीज़ें आपके पास है। किसके पास है सारा एक्सेस, किसके पास है, गूगल के पास है। वो 2 मिनट में सेल आउट कर सकता है, वो आपका उड़ा भी सकता है, सब कुछ उसके हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो सारा डाटा इनके पास है ना, ये एपीआई भी बना रहे हैं और ये पूरा डाटाबेस भी मैनेज कर रहे हैं, सही है। तो ये कभी भी अपनी एपीआई का एक्सेस नहीं देते, ये आपको चंद चीज़ों का एक्सेस दे देते हैं कि भाई आप ठीक है हम आपको दिखा देते हैं यार, आपको लिस्ट दे देंगे। जैसे गिटअप एक अपनी देता है, गिटअप यूज़र्स की आप लिस्ट दे दो कि भाई आपके पास गिटअप में जितने यूज़र्स हैं आपको शो करा देते हैं, ये लो भाई इतने सारे यूज़र्स आपके पास आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ डाटाबेस में सेव हो रही है वो एपीआई के थ्रू ही आती है। बात समझ में आ रही है? डाटाबेस से जो भी चीज़ आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे किसके थ्रू आएगी, एपीआई के थ्रू। तो एपीआई मेन एसेट नहीं है, डाटा जो बेस है आपका वो मेन एसेट है, एपीआई तो कोई बना लेगा, सही है। बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो इसमें हम वेदर वगैरह की देख लेंगे, हमें वेदर की एपीआई कोई ना कोई फ्री मिल जाएगी, इसको यूज़ करके देखेंगे भाई किस तरह यूज़ होती है और इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सबको आ गया। अच्छा भाई, अब ये तो हमारे पास हो गया प्रोमिसेस, ठीक है। इसके ऑल्टरनेटिव हमारे पास जो अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है एसिंक और अवेट, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। क्या होता है एसिंक, अवेट। एसिंक्रोनस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी अच्छी मिसाल मैंने आपको दूध और रोटी वाली दी थी, दही वाली, याद है ना सबको या नहीं याद? याद नहीं है, आए नहीं होंगे ना उस क्लास में, ये रिजल्ट हुआ। तो सिंपल मिसाल मैंने आपको दी थी कि भाई आपकी मदर ने आपको पैसे दिए, बोला भाई क्या आप रोटी और दही ले आओ, सही है। आप गए रोटी की दुकान पे, आपने देखा भाई रश है, आप वहाँ खड़े रहे, आपने पहले रोटी ली और फिर आप दही लेने गए। ये किसका बिहेवियर है? जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनस बिहेवियर है कि आपने जो उसको टास्क पहले दिया है वो करेगा, उसके बाद अगर कोई उसमें डिले भी आ रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, सही है। अब जावास्क्रिप्ट को जब हम एसिंक्रोनस में कन्वर्ट करते हैं तो वो बच्चा स्मार्ट हो जाता है।
अब उसकी अम्मी ने उसको बोला कि भाई ठीक है अब आप जाओ रोटी और दही ले आओ। तो जब वो जाके देखेगा रोटी की दुकान पे कि हाँ रोटी की दुकान पे क्या है, रश है भाई, 4-5 लोग खड़े हैं, तो बोलेगा भाई लाला 4 नान लगा दो भाई, ठीक है भाई मैं आता हूँ दही लेके। अब वो कहाँ चला गया, दही लेने। आपका जो रोटी वाला था वो पेंडिंग में था ना किसी न किसी वजह से, वो हो गया डिले, लेकिन अपने उसने प्रोसेस को नहीं रोका, वो कहाँ चला गया आगे दही, दही लेके आया, फिर उसने रोटी उठाई और फिर वो घर चला गया। तो ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया था ये क्या है, एसिंक्रोनस। जहाँ उसको पेंडिंग मिला या जहाँ उसको नजर आया कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसने अपने आप को नहीं रोका, उसने आगे के प्रोग्राम को नहीं रोका, उसने बोला कि नहीं इसको डिले लगा रहा है, तुम रुको ज़रा, ठीक है तुम चलाते रहो, हम आगे चलते हैं, आगे के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो ये कौन सा बिहेवियर है, एसिंक्रोनस, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है और एसिंक्रोनस हम कन्वर्ट करते हैं, एक प्रोमिसेस के थ्रू, दूसरा एसिंक अवेट के थ्रू। कॉल बैक हेल का सॉल्यूशन प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस का अल्टरनेटिव एसिंक्रोनस है, जो कि ECMAScript आई थिंक 17 के अंदर शायद ये आया था, देख लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या है, सिंपल है, आपने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट कॉल डाटा, ठीक है, सिंपल फंक्शन है आपका, नॉर्मल बनेगा जिस तरह बनता है, सही है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ भी मंगवाना, डाटा कॉल करना है, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा भाई, जैसे मिसाल दो मैं लगाता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब समझ लो मैंने ये कुछ भी ना एक फैच हम यूज करेंगे, एपीआई कॉल करने के लिए फैच यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, फैच। चाहे एपीआई कॉल करते हुए देखेंगे तो हम इसको यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ से डाटा क्या करा है, फैच किया, मैं यहाँ पे एक एपीआई का जो है ना वो पास करूँगा यूआरएल, जिससे मैं डाटा मंगवा सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने फैच यूज़ किया, अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स, ठीक है, यूआरएल तो मैं डाल दूंगा ना, मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स, जो मैंने डाटा मंगवाया है, जो मैं चाह रहा हूँ कि भाई आज का कराची का वेदर बता दो आप, ठीक है। तो मेरे फैच में रिक्वेस्ट चलेगी कराची का वेदर, रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिलेगा, कराची का अभी का क्या वेदर चल रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा होगा, समझ लो 30 चल रहा है, 30 डिग्री चल रहा है, ठीक है, तो मुझे रिस्पॉन्स में यहाँ मिलेगा। अब ये काम हमने कॉल बैक, ये हम प्रोमिसेस के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। जब मैं कराऊंगा ना क्लास के अंदर, तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक प्रोमिसेस, दूसरा क्या है, एसिंक अवेट। अब अगर ये काम मुझे एसिंक अवेट से करना हो तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे लगाना है सिर्फ एसिंक, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका एसिंक फंक्शन, ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन। और जहाँ आप डाटा फैच कर रहे हो, मंगवा रहे हो, वहाँ यूज़ करना है आपने अवेट, बस सिंपल, बात समझ में आ गई। अब क्या होगा कि जब तक ये डाटा नहीं आएगा तो ये आगे चल जाएगा, आगे कुछ ना कुछ और वर्किंग कर लेगा, ये फंक्शन अब हो जाएगा एसिंक फंक्शन। अगर ये डाटा नहीं आ रहा, ये पेंडिंग के अंदर है किसी भी दिन की वजह से, कुछ भी है, इंटरनेट स्लो है, आपका सर्वर स्लो चल रहा है, सर्वर पे लोड ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा, तो ये रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, बोलेगा ठीक है मैं अभी वेट कर लेता हूँ, आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके आ जाए, तो हम आगे ये फंक्शन चला देंगे भाई। जैसे कॉल डाटा 1 है मेरे पास, कॉल डाटा 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है, और जो है ना फंक्शनलिटी डिफरेंट होगी, समझ लो यहाँ पर डिफरेंट है। अगर इसमें टाइम लग रहा है तो मैं कहूँगा भाई आगे के फंक्शन चला दो, बात समझ में आ रही है। ये क्या है, एसिंक अवेट, कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एसिंक, और दूसरा अवेट। ये इस्तेमाल ही ज़्यादातर एपीआई कॉल के लिए ही इस्तेमाल होता है, अदरवाइज कोई वैसे कोई फंक्शन को कॉल करने के लिए कभी भी एसिंक अवेट यूज़ नहीं करता, बात समझ में आ रही है। अगर मुझे किसी भी चीज़ के अंदर डिपेंडेंट चीज़ें रखनी है तो भी मैं ये काम कर सकता हूँ, जो मैंने आपको बताया कॉल बैक हेल भी हमने यूज़ किया, उसके ऑल्टरनेट उसी का हमने जो है समझ लो जो परेशानी थी कॉल बैक हेल की कोड समझने में, कोड के इश्यूज़ के अंदर, प्रोमिसेस है उसको जो है ना, प्रोमिसेस ने उसको रिजॉल्व किया। प्रोमिसेस के अंदर जो परेशानी होती है, जो कि प्रोमिसेस के अंदर भी अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपको अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, ये मल्टीपल हो रहे हैं, देन अब ये क्या डिपेंडेंट है, अगर ये वाला डाटा आता है तो फिर ये वाला चला दो, ये वाला आता है तो ये वाला चला दो, ये वाला आता है तो चला दो, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा घिसपिच कर देता है।
तो इसका सिंपल सॉल्यूशन आपके पास होता है एसिंग अवेट, जो कि एक आपके पास नई अप्रोच है वर्किंग करने की, और ज़्यादातर आप यही यूज़ करोगे। लेकिन आपको दोनों आना चाहिए। किसी ने अगर प्रोमिसेस लिखा हो तो आपको वो बताओगे यार प्रोमिसेस को किस तरह रिजॉल्व करना है, अगर कोई उसमें एरर आ रहा है उसको कैसे डिबग करना है। और अगर आपके पास एसिंग अवेट है तो आपको उसको बताना चाहिए कि भाई एसिंग अवेट में मुझे क्या डिबग करना है। मैंने ये कहा ना, अगर आप यहाँ पे अवेट नहीं लगाते हो और आप रिस्पॉन्स कॉल बैक जो है ना कंसोल कर रहे हो, तो आपके पास रिस्पॉन्स पेंडिंग में लिखा होगा प्रॉमिस पेंडिंग, या आपके पास एरर आ रहा होगा लिखा हुआ, क्या आएगा, प्रॉमिस। एरर नहीं आएगा, बेसिकली बताएगा आपको प्रॉमिस पेंडिंग। सही है। अब एसिंग अवेट और प्रोमिस में जो डिफरेंस है वो यही है कि प्रोमिस क्या करता है, रिजेक्ट हो जाता है। एसिंग अवेट रिजेक्ट नहीं होता, चलता रहता जब तक उसको आंसर नहीं मिलेगा। फिर वो अपना जो कॉल टाइम उसका जो होता है कि अगर वो 300 हमने रखा हुआ है टाइम, तो उसके बाद जाके वो जो है ना फेल कर देता है एपीआई को। इसमें तो होता है कि आपके पास रिजेक्शन का जो है ना ऑप्शन है, इसमें नहीं होता आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास रिस्पॉन्स आना ही आना है। बात क्लियर हो गई। तो ये आपका क्या है, एसिंग अवेट। अभी ये सिर्फ मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया। इवेंट लूप आपको जब समझ में आ जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा यार ये डाटा, ये एपीआई कॉल कैसे हो रही है, वर्किंग कैसे कर रही है। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा लोकल स्टोरेज देख लेते हैं, जो मैंने आपको कहा था। क्या है लोकल स्टोरेज? लोकल स्टोरेज आपके पास एक स्टोरेज है जो कि आपको एक ब्राउज़र सपोर्ट करता है। कौन? ब्राउज़र देता है। कहाँ पे आपको नज़र आएगी ये? मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर एप्लीकेशन। कहाँ पे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आएगा लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज पे जाओगे, आपके पास ये आपका बता रहा है, जो कि आपका भी यही चल रहा है ना लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट पे आपके पास अभी कुछ भी डाटा नहीं है। की वैल्यू की बेस पे सेव होता है। किसकी बेस पे? की वैल्यू की बेस पे। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा कैसे स्टोर होता है। मैंने यूज़ करना है लोकल स्टोरेज, सिंपल डॉट सेट करना है, सेट आइटम फंक्शन मेथड है ये। सेट आइटम पे अगर हम करते हैं तो हमें क्या बोल रहा है भाई, की पास करनी है आपने और वैल्यू। अब की, मिसाल के तौर पे मेरा नाम क्या है, फरीद है, मैं लिखूँगा नेम, ये क्या हो गई, की। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, सेव कर दिया, आ गया भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को बंद कर देता हूँ। सही है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, या आप कहते हो मैं इस ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ। सही है, इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ पूरे को। वापस आऊँगा, दोबारा चलाऊँगा, वापस आऊँगा एप्लीकेशन के अंदर, लोकल स्टोरेज, नेम और फरीद, सेव है। इसकी लिमिट मेरे ख्याल से 18 दिन की होती है। 18 दिन तक डाटा यहाँ पर सेव रहता है। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर। जब तक मैं डिलीट नहीं करूँगा तब तक ये डाटा नहीं जा सकता, यहीं पर सेव है। बात समझ में आ रही है? इस सिस्टम है, मैं सिस्टम रीस्टार्ट करके भी दिखा दूंगा आपको, दोबारा खोलूँगा तब भी आपको यहीं पे मिलेगा, क्योंकि ये लोकली क्या कर रहा है, डाटा स्टोर कर रहा है। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना, यूज़ करना पड़ेगा लोकल स्टोरेज का ही मेथड है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम्स। रिमूव आइटम में आपसे सिर्फ क्या बोल रहा है, की पास कर दो भाई। अच्छा जी, की क्या है भाई हमारी, नेम। मैंने यहाँ पास करी, डाटा रिमूव। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब ये तो हो गए हमारे पास रिमूव करने की। मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ, डाटा सेव हो गया। अब डाटा मुझे चाहिए भी तो है ना, जब मैं सेव कर रहा हूँ तो मुझे मतलब मुझे चाहिए भी है डाटा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। फिर बोलेगा भाई की पास करनी है आपने, सिर्फ नेम। अब मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। ठीक है, या मैं इसको डाटा का नाम रख देता हूँ। सही है भाई, नजर आ रहा है?
की मिल रही है। अब जब तक वो सेव है तब तक वो मुझे की प्रोवाइड करता रहेगा। अब मैं नेम्स कर देता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा ना, क्योंकि इस तरह कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, ये बात सबको समझ में आ गई है। ये तरीका हो गया हमारे पास सिंपल। सिंपल क्या कि एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे एक यूज़र मुझे सेव करना है तो मैं कैसे सेव करूँगा, भाई नेम हो गया, एक एज कर दी मैंने, ठीक है, एक मैंने इसको कर दिया जेंडर कर देते हैं, ठीक है, और एक नेशनैलिटी भी कर देते हैं, चलो ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ अभी। इसको बंद कर देता हूँ अभी, रिमूव वाले को भी, ठीक है, और इन सबको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सेट कर दिया नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी। एज नंबर देता हूँ 24, जेंडर मेल, ठीक है, सही है। अब ये मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल डाटा स्टोर कर दिया। अब ये मेरे पास किस तरह स्टोर होगा, वापस जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर तो देखो एज, जेंडर, नेम, नेशनैलिटी। एक बंदे तक तो सही है, सही है। अगर मुझे एक बंदे का डाटा इस तरह स्टोर करना है तब तक तो सही है, लेकिन ये तरीका सही है नहीं। अगर मुझे मल्टीपल डाटा स्टोर करना होगा तो क्या मैं कैसे करूँगा, फरीद के अलावा कोई अली अगर आपके पास आता है तो आप कैसे डाटा स्टोर करोगे, आप यूज़ करोगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। एक तरीका कि भाई आप कह रहे हो भाई मैं इस तरह सेव नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिर्फ, जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैं कर देता हूँ लॉग इन यूज़र, ये की हो गई, ठीक है। लॉग इन यूज़र का नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं फरीद की जगह यहाँ पे हटा देता हूँ उसको, और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, और ऑब्जेक्ट में रख देता हूँ मैं नेम, सही है। सेट आइटम के अंदर मैंने क्या किया, की पास कर दी, क्या बता दी, लॉग इन यूज़र, जिस बेस पे मैं सेव कर रहा हूँ कहाँ पे, लोकल स्टोरेज बेस में, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब मैं इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट पहले से डिफाइन कर दूँ, भाई डाटा के नाम से कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे रख लेता हूँ, बात एक ही है, सही है। या मैं यूज़र रख लेता हूँ, ठीक है, मैं यूज़र को यहाँ पास कर देता हूँ। तो डाटा कैसे स्टोर होगा मेरा, आप देखो पुराना वाला भी हो रहा है, सही है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका मसला है, ये डाटा कभी भी इस तरह स्टोर नहीं करता। आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई, जेसन को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंगिफाई में। आप ऐसे कर सकते हो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो अब ये डाटा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव करेगा, जो कि ये रहा, एज भी आ गई, जेंडर भी आ गया, नेम फरीद, दोनों आपको चीज़ें यहाँ पे मिल गई। क्लियर हो रही बात, टेबल में, किसकी टेबल में, समझा नहीं मैं आपकी बात। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ से डाटाबेस मैनेज करो ना, ये डाटाबेस ही तो है आपका, की आ गई आपकी, वैल्यू आ गई। अब आप जैसे चाह रहे हो भाई मेरे पास बहुत सारे यूज़र हैं, इसी तरह सेव करो, इसको यूज़र्स कर दो और इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कर दो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, इसकी कॉपी एक और बना लेता हूँ,
किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो इसका मतलब ये है कि उसके कॉन्सेप्ट वीक है, सही है। तो वीडियो को दोबारा देख लेना जाके और एरे और ऑब्जेक्ट को रिवीजन कर लेना। अच्छा जी, ये सेव हो गया। अच्छा यूज़र्स नहीं है ना, यूज़र है। चलो मैं यूज़र्स कर देता हूँ उसको, ठीक है। वापस आया, सही है भाई। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आपका डाटा स्टोर हो रहा है। लॉगिन यूज़र नहीं रख रहा, अब यहाँ लॉगिन यूज़र के नाम से नाम रखा हुआ है, आप यूज़र्स कर देना बस, इसको ख़त्म। एक तो आपका लॉगिन यूज़र हो गई होगा ना, ठीक है, जो आपकी आईडी होगी। बाकी आप जो कह रहे हो कि भाई मेरे पास बहुत सारी डाटा की लिस्ट आ जाए ना, भाई यूज़र कितने सारे हैं, इसमें मैं डिलीट भी कर सकूँ, ऐड भी कर सकूँ। मैं एक बटन इवेंट लगा दूँ डिलीट के नाम से, और उस पर मैं यूज़ चला दूँ लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। मैं कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता? पहले मैं डाटा गेट करूँगा, फिल्टर आउट करूँगा, वो रिमूव हो गया। अब जो नया डाटा मेरे पास है मैं उसको दोबारा लोकल स्टोरेज में सेव करा दूँगा। मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई? किसको नहीं आई? सबको नहीं आई? ये चीज़ समझ में आई? पहले बताओ। आपने जब भी ऑब्जेक्ट सेव करना है डायरेक्ट, या आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सेव करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसके अंदर क्या मिल रहा है। सॉरी, इसको मुझे क्यों करना पड़ेगा, मैं इसी को करूँगा और की यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़र्स। मैं स्पेलिंग गलत दी, आ रहा है, लेकिन ये किस में आ रहा है? ये स्ट्रिंग में आ रहा है। आपके पास कभी भी आ रहा है, इस तरह आता नहीं है। तो आप क्या करोगे, दोबारा इसको यूज़ करोगे ऐसे करके, और आप यहाँ यूज़ करोगे जेसन डॉट पार्स। स्ट्रिंगिफाई क्या कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट कर रहा है। पार्स क्या कर रहा है, आपके स्ट्रिंगिफाई को दोबारा उसके जो एक्चुअल जो रीजन था, उसका जो जिस तरह बना हुआ था वो एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर, उसमें दोबारा कन्वर्ट कर रहा है। यह बात समझ में आ गई? अब आपको यहाँ पे आपका डाटा आपके फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा। अब जो मैंने बात करी, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसमें अली को डिलीट करना है, मैंने एक फंक्शन बनाना है डिलीट, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप खुद ही बना लेना। कैसे बनाओगे आपको पता है, इवेंट यूज़ करोगे ना। यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है? डिलीट अगर वेरिएबल का रिजर्व कीवर्ड का इशू होगा। डिलीट, सही है, या डिलीट यूज़र कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, बटन होगा आपका, उसमें क्या लगा होगा, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक का, आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। आप जिसको डिलीट कर रहे हो, आप उसका या तो नाम भेज दो या उसकी आईडी भेज दो, ठीक है। आपको आईडी मिल गई मिसाल के तौर पे अली, सही है, अली मिल गई। आप जब आप अली को डिलीट करना चाहोगे, अली पर क्लिक करोगे तो आपको वैल्यू में क्या मिलेगा, अली, ऐसा ही है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये वाला पार्स वाला काम है, ठीक है, मैं काम करता हूँ ना, इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इस डाटा को उठाता हूँ और इस पे लगाऊंगा फिल्टर। और इसमें मैं क्या करूँगा भाई, कि भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट नेम नॉट इक्वल टू किसके हो जाए, अली के। तो मेरे पास इस रिमेनिंग वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, अली को हटाया हुआ यूज़र सारे आ जाएंगे, अली को हटाते हुए सब मिल जाएगा।
तो मैं दोबारा क्या करूँगा, जब मेरे पास ये बचा मैं दोबारा लोकल डॉट स्टोरेज सेट करूँगा, क्योंकि मुझे डाटा अपडेट करना है अपने लोकल स्टोरेज के अंदर भी। इस रेमेन यूज़र को यहाँ पास कर दूंगा, तो मेरा क्या होगा, जो मतलब जो मैंने अली को डिलीट करते हुए जो बचे हुए यूजर्स थे उसको दोबारा लोकल स्टोरेज में मैंने क्या कर दिया, अपडेट। ये करोगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। काफ़ी हद तक समझ में आपको आ गया होगा कि जब आपको डिलीट यूज़र करना है तो आपको यूज़र गेट भी करना है, क्योंकि आपको डिलीट कहाँ से करना है, अपने डेटाबेस से करना है। जो आपका डेटाबेस क्या है आपका इस वक्त लोकल स्टोरेज, आपने वहाँ से यूज़र निकाला, ठीक है। पार्स आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि हमने डाटा किसमें सेव किया है, स्ट्रिंगिफाई के अंदर। स्ट्रिंगिफाई जब हम करेंगे तो उसमें कोई भी मेथड इंप्लीमेंट हो नहीं सकता क्योंकि वो स्ट्रिंग है। वहाँ समझ में आ रही है, ठीक है। अभी ये जो मुझे एरर दिखा रहा है डाटा में, ये यहाँ पे फिल्टर का मेथड नहीं इंप्लीमेंट कर रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई नहीं किया। मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करूँगा, उसके बाद फिल्टर लगाऊंगा, तो फिर ये मुझे इशूज़ नहीं होंगे। अब मैंने ये जो कंडीशन लगाई है मैं आपको पहले भी डिफाइन करके बता चुका हूँ कि भाई इसका मतलब यही है कि भाई इसको हटा के जो बचे सारे रिटर्न कर देगा वो। तो अली के नाम का जो भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट होगा वो उसको हटाएगा, अब उसके अलावा जितने होंगे सब बचा के दे देगा। सही है, तो अली डिलीट हो गया आपके डाटाबेस के अंदर से, अली डिलीट हुआ, बचे रिमेनिंग। सही है, तो अब रिमेनिंग को आप अपडेट करोगे यूजर्स के अंदर, तो आप यहाँ पे दोबारा पास कर दोगे, सेट करा दोगे, वो दोबारा सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कितनों को नहीं आ रही? हसन, दोनों हसन, पक्का आ गया? जरा पूछो, देख लो, यहीं पे बुला लूंगा अभी बात थोड़ी देर में, लास्ट में बिल्कुल आप जो बैठे हो। आपको क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आपका डाटाबेस कैसे मैनेज होगा? सही है भाई। तो ये 3 मेथड है लोकल स्टोरेज के, सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम। अगर आपको सिंगली रिमूव करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिमूव कर दो, सही है, किसी भी तरीके से रिमूव कर दो। अगर आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से रिमूव करना है तो उसका तरीका मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे पूरा डाटाबेस ही डिलीट करना है, यूजर्स का सारा डाटा डिलीट करना है एक क्लिक के ऊपर, तो कुछ नहीं है, आपने लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूज़ करोगे और इसकी की पास कर दो। की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखना, ठीक है। तो आप गेट भी करोगे तो की बेस पे, सेट करोगे तो भी की बेस पे सेट करोगे, रिमूव करोगे तो भी की बेस पे सेव करोगे। तो और ये भी चीज़ याद रखना कि जब भी आप डाटा ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हो या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है, तो आपने क्या यूज़ करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंगिफाई का मतलब है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है सारी चीज़ों को आपके, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या करता है, वो जब आपका डाटा कंप्रेस करके स्ट्रिंग में रख देता है, सही है, तो आपको पता चल रहा है कि आपका डाटा स्टोर हो रहा है। लेकिन जब डाटा वहाँ से आप निकालोगे तो वो भी स्ट्रिंग में देगा, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको उसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके थ्रू, जेसन डॉट पार्स के थ्रू। तो वो दोबारा आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देगा, फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर। क्लियर है? अब जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, 21 तारीख आपके पास टाइम है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। आपको अगर डाटाबेस की सपोर्ट चाहिए, आप बोलते सर डाटाबेस नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, ये यूज़ कर लो लोकल स्टोरेज। क्यों बोलता है नहीं यार मुझे बहुत खुजली हो रही है, मुझे जो है ना फायर बेस यूज़ करना है या मुझे ये यूज़ करना है, आपको यूज़ कर लो। मार्क्स आपके प्रोजेक्ट की बेस पे ही मिलेंगे, जैसा भी प्रोजेक्ट हो। सिंपल से बना के लाओगे तो देखो मैं पहले बता रहा हूँ मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है। और उसके मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे जो किसी और के प्रोजेक्ट में से बग्स निकाल देगा, सही है। मैंने तो देखो उसका भी तो बोला है मैंने आपको, ठीक है ना, गिफ्ट तो आपको मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले को मिलेगा सिर्फ। अब आप देख लो जो भी बना रहा है क्या बना रहा है उस हिसाब से, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की वजह से फर्स्ट और सेकंड होगा ना। अब आपके पॉइंट्स अगर मिसाल बस सेकंड और फर्स्ट वाले सेम थे, सेकंड वाले ने बोला कि यार मैं इस प्रोडक्ट के अंदर बग निकालता हूँ, चलो मैं निकाल दूँ, अगर उसने बग निकाल दिया उसके अंदर तो उसको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो फर्स्ट आ गया। तो ये भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख के आ रहा है,
किसी और के जो है ना काम में कीड़े कैसे निकालते हैं, ये तो माहिर है सब इस काम में, तो टेंशन नहीं है, हमारा यही तो काम है। सही है भाई। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से संडे को मुलाकात होगी, जिसमें हम इवेंट लुक का कॉन्सेप्ट देंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, छुट्टी करोगे लॉस आपका है, ठीक है। और मे बी पॉसिबल हम लोग उसके अंदर एक वेदर ऐप जैसी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत ईजी जो होती है बिल्कुल, उसको देख लेंगे, वो बना दिया। तो फिर नेक्स्ट में फिर मैं आपको पूरा एक AI किस तरह चैट GPT वगैरह किस तरह बनाते हैं, या उसको किस तरह काम कर रहे हैं, उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, वो भी हम सीख लेंगे। क्लियर है? ओके, अल्लाह हाफिज़।